मॉर्निंग स्टूडेंट्स, थर्ड ईयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमारा थर्ड ईयर में टॉपिक चल रहा था, जो फर्स्ट पार्ट है आधुनिक भारत का इतिहास। उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था अंग्रेज़ों के आगमन के समय भारत की सामाजिक स्थिति, राजनीतिक आर्थिक स्थिति को हमने कंप्लीट कर लिया था और सामाजिक स्थिति के भी हमने कुछ पॉइंट्स कर लिए थे। उसमें स्पेशली जो हमारे विभिन्न वर्ग थे समाज के, जिनमें अभिजात वर्ग था, व्यापारी वर्ग, मध्यम वर्ग, मुस्लिम, हिंदू और सिख, ईसाई आदि पारसी जो धर्म थे, उनके बारे में हमने चर्चा की थी। और आज हम सामाजिक स्थिति में, क्योंकि भारत में आप सभी जानते हैं जो जाति प्रथा है उसका प्रचलन रहा है। समाज का जो पूरे सामाजिक सिस्टम का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है वो है जाति प्रथा। इससे रिलेटेड मैंने आपको बताया भी था कि हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी। आप लोग पढ़ के भी आए हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों में पढ़ा है आपने वर्ण व्यवस्था के बारे में। तो ये वर्ण व्यवस्था जो थी, ये उत्तर वैदिक काल में इसका विकृत रूप हुआ और अपने उस विकृत रूप के कारण ही जो वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, उसी वर्ण व्यवस्था को जाति पर आधारित बना दिया गया था। और फिर धीरे धीरे ये जाति व्यवस्था जो थी वो इतनी अधिक कठोर होती चली गई, जातिगत बंधन इतने अधिक कठोर होते चले गए कि समाज में इस जाति प्रथा ने एक विकृत रूप ले लिया था। अब हम बात करते हैं अंग्रेज़ों के आगमन के समय की स्थिति देखें तो इस काल में जाति प्रथा का जो स्वरूप था वो काफ़ी जटिल हो गया था। भारत में प्रत्येक जो भाषाई प्रदेश है, यानी भाषा के आधार पर जो प्रदेश बने हुए हैं, उनमें आपका जैसे महाराष्ट्र है, बंगाल है, असम है, राजस्थान है, कई ऐसे स्टेट्स हैं जो भाषा के आधार, हालांकि राजस्थान हमारा भाषाई आधार पर नहीं है आई थिंक, तो ऐसे भाषाई प्रदेश में लगभग 200 जातियां और 2000 उपजातियां निवास करती थीं। आप जानते हैं वर्ण व्यवस्था में भी जो 4 वर्ण थे, उनमें सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था ब्राह्मणों को, जो अध्ययन अध्यापन का कार्य करते थे। यज्ञ अनुष्ठान, धार्मिक कार्य इन्हीं के द्वारा संपादित किए जाते थे। और ब्राह्मण जाति पूरे देश में समान रूप से पाई जाती थी। फिर राजपूत पंजाब, उत्तर प्रदेश और केंद्रीय उच्च भूमि तक सीमित थे, जो क्षत्रिय कैटेगरी में आते थे। औद्योगिक, कृषि अथवा व्यापारिक कार्यों में लगी जातियों के नाम और उनकी स्थिति भिन्न भिन्न प्रांतों में अलग अलग पाई जाती है। यानी एक तरीके से ये तीसरा वर्ण हो गया जो कृषि और उद्योगों से जुड़ा हुआ था। लेकिन भारत में जो विभिन्न राज्य हैं, विभिन्न प्रांत हैं, उनके आधार पर, जैसे हम वैश्य बोलें, कोई बनिया बोलता है, कोई महाजन बोलता है, तो इस तरह से प्रांतों की अकॉर्डिंग इन वैश्य वर्ण के लोगों को अलग अलग नामों से जाना जाता था। बंगाल में कायस्थ शूद्र श्रेणी में रखे जाते थे, लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश में वे द्विज माने जाते थे, यानी द्विज वर्ग के अंतर्गत इनको रखा गया था। और महाराष्ट्र में कायस्थ श्रेणी, कायस्थ जाति जो है वो क्षत्रियों की श्रेणी में रखी जाती थी। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि हम लोग ये पाते हैं कि शब्दों, ये जातियाँ जो थी वो विभिन्न भागों में भारत के जो प्रदेश और प्रांत थे उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता था। लेकिन यदि हम पूरी तरह से देखें, दक्षिण भारत में ब्राह्मणों का प्रभुत्व विशेष रूप से था, किंतु कायस्थ जात जो थी दक्षिण भारत में, वो ब्राह्मणों को चुनौती देने का काम करती थी। कायस्थ जाति के लोग भी काफ़ी बुद्धिमान माने जाते हैं, पढ़ा लिखा समाज है कायस्थों का अपना। और इस तरह से दक्षिण भारत में हम ये भी देखते हैं कि छुआछूत की भावना काफ़ी प्रबल थी। इतनी प्रबल उत्तरी भारत में छुआछूत की भावना को नहीं देखा जाता। तो
विभिन्न जातियां और उपजातियां थीं भाषाई प्रांतों के आधार पर। और जनरली हम जो 3 देखते हैं, पहली 3 वही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। अब कई जगह ऐसा होता है जहाँ कुछ जातियों को सवर्णों में रखा जाता है, वहीं उन्हीं जातियों को यदि हम देश के दूसरे भागों में जाएं तो उन्हें सवर्णों में न रख करके निम्न वर्ण में गिना जाता है। तो इस तरह से ये अपने अलग अलग स्थितियां थी जो समय समय पर देखने को मिलती है। तो अंग्रेज़ों के आगमन के समय स्थितियां ऐसी थी, विभिन्न जातियां और उनकी उपजातियां बनी हुई थी। अनेक उपजातियां प्रादेशिक विभाजन के आधार पर भी बनी थी। जो प्रादेशिक विभाजन हुआ था उसके आधार पर भी अनेक जातियां थी। जैसे आप देखो कि ब्राह्मणों में ही बहुत सारे टाइप्स हैं, विभिन्न प्रकार हैं। ब्राह्मणों में कनौजिया, सांखलिया, सारस्वत, कोंडस्थे, नागर, श्रीमाली, सोगठिया आदि विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं। विभिन्न उपजातियां कह ले, ब्राह्मण एक जाति और इसकी उपजातियां। इसी प्रकार वैश्य और शूद्रों में भी जातियां और उपजातियां हैं। तो ये हमें जातियों और उपजातियों का विभाजन जो है वो प्रादेशिक विभाजन के आधार पर उत्तरी भारत में भी और दक्षिणी भारत में भी देखने को मिलता है। तो ये तो हो गई जाति व्यवस्था। किस रूप में करेंगे आप इसको? भारत में भाषाई आधार पर जो प्रांत बने थे उनमें लगभग 200 जातियां और उनकी 2000 उपजातियां थीं। ठीक है। और ब्राह्मण जो है अधिकांशतः दक्षिण भारत में भी और उत्तर भारत में भी समाज में सर्वे सर्वा माने जाते थे। उन्हें सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। क्षत्रिय जो थे सभी जगह समान रूप से वही सुरक्षा का दायित्व और राजतंत्र से जुड़े हुए रहे। और कहीं कहीं हमें दक्षिण भारत में स्पेशली कायस्थ एक नई जाति के रूप में जन्मी थी, वो ब्राह्मणों को चुनौती देती थी। और इन जातियों की भी विभिन्न उपजातियां थीं। ये बात हो गई समाज में जाति प्रथा की। अब समाज में अछूतों की दशा देखो, बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जो चतुर्वर्ण है, लोगों ने इसको कुछ परिभाषित अलग ढंग से कर रखा है और उसी वजह से ये भ्रांतियाँ जो हैं, जो फैलाई जाती हैं, जो फैली हुई हैं समाज में, और हमने समाज के एक अहम हिस्से को अपने से अलग या छुआछूत वाली स्थिति में रखा हुआ है। और स्पेशली इस समय में जबकि हम बात कर रहे हैं, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे, यूरोपियंस इंडिया में आए थे, तो हम एक नॉर्मली बात करते हैं कि यदि हम उन पौराणिक बातों को, उन दंत कथाओं को, धार्मिक ग्रंथों की बातों को सही मान लें कि शूद्र ब्रह्मा के पैरों से उत्पन्न हुए, तो आप ये देखिए शरीर का हर अंग महत्वपूर्ण होता है और पूरा शरीर ही पैरों पर टिका हुआ है। तो यदि समाज से हम इस वर्ण को या इस वर्ग को अलग कर दें तो नेचुरली पूरा समाज का ढांचा ही गिर जाएगा। लेकिन उस समय क्योंकि भ्रांतियाँ अधिक थीं, अभी भी आप देखो कुछ लोग अपने मैं कई बार क्लास में भी इसी जो कहती हूँ कि अपने निजी लाभ के लिए, कोई अपने राजनीतिक लाभ के लिए और कोई किसी बात के लिए, अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए लोगों को धर्म जाति के नाम पर आपस में भिड़वाते रहते हैं, लड़वाते रहते हैं। तो ये अछूत शब्द जो है उस समय भी समाज में प्रचलित था। इनकी दशा क्या थी? वही समाज का चौथा वर्ण निम्न वर्ण की श्रेणी में रखा जाता था और इनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। भारत में नायर ब्राह्मणों का, दक्षिण भारत की यदि हम बात करें, दक्षिण भारत के समाज में नायर ब्राह्मणों का, ये उपजाति है ब्राह्मणों की, नायर ब्राह्मणों का एक अधिकार था। यदि किसी नायर ब्राह्मण के मार्ग में अछूत आ जाए तो उस ब्राह्मण को इस बात का अधिकार था कि वह उसे मार डाले। अब देखिए, कोई नियम ना कानून, बस जो नियम निर्धारित कर दी गई। इसलिए जो अभी बात की थी स्टार्टिंग में, मैंने एक सेंटेंस बोला था कि इस पीरियड में जो जाति व्यवस्था थी वो काफ़ी जटिल हो गई थी।
तो ये निरंतर हमें दक्षिण भारत में क्या, भारत के विभिन्न भागों में हमें अछूतों की स्थिति के विभिन्न दृश्य देखने को मिलते हैं, चाहे वो गांव हो चाहे वो शहर हो। और जनरली जो सवर्णों की, जो सभ्य लोगों की, जो उच्च लोगों की बस्तियां हुआ करती थी, उनके जो निवास हुआ करते थे, उनसे कहीं दूरी पर शहर के बाहर इन अछूतों के निवास स्थान हुआ करते थे। और ऐसा माना जाता है कि शहर में प्रवेश करने से पूर्व इन्हें अनुमति लेनी होती थी या अपने आने का कोई इंडिकेशन देना होता था। ना ये कृषि कार्य कर सकते थे यदि गलती से बीमार पड़ जाए। और गलती से क्या, बीमार तो एक नेचुरल प्रोसेस है, आदमी अस्वस्थ होता ही है मौसम परिवर्तन के कारण या अन्य कोई भी कॉजेज़ हो सकते हैं। तो उस स्थिति में यदि हम देखें तो यदि कोई अछूत बीमार पड़ जाता था तो आप आश्चर्य करेंगे, उससे वैद्य के पास जाने का अधिकार भी नहीं था, किसी चिकित्सक से, किसी डॉक्टर से उपचार भी नहीं करवा सकता था। अपने जीवन यापन के लिए यदि उसके पास ज़मीन है तो भी वो कृषि कार्य नहीं कर सकता था। कुल मिलाकर के हम कहें तो अछूतों की स्थिति जो है वो काफ़ी खराब थी। ये सामाजिक स्थिति का आपका दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है जाति प्रथा के बाद। फिर आता है अंधविश्वास। अंधविश्वास एक नॉर्मल सी चीज़ है, कई बार आप लोग देखते भी हैं, हमारे वर्तमान जीवन में भी हमें समय समय पर इन अंधविश्वासों को देखने को मिल जाता है। बिल्ली रास्ता काट गई, होता है ना, किसी ने छींक दिया तो बाहर नहीं जाना है ना। तो ये अंधविश्वास भी समाज का एक अहम हिस्सा थे और विभिन्न अवसरों पर इन बातों का विशेष ध्यान रखा जाता था। किसी शुभ अवसर पर यदि मान लीजिए कोई विधवा आ जाए तो उसे बड़ा अशुभ माना जाता था। तो अंधविश्वास भी समाज का, सामाजिक दशा का, सामाजिक स्थिति का एक महत्वपूर्ण अंग माने जाते थे। अब हम बात करते हैं बाल विवाह की। देखिए, बहुत समाज हमारा विभिन्न बाह्य आडंबरों से घिरा हुआ था। समाज में अंधविश्वास थे, समाज के अंदर बहुत सारी कुप्रथाएं प्रचलित थीं और उन्हीं कुप्रथाओं में बाल विवाह एक महत्वपूर्ण कुप्रथा के रूप में जाने जाते हैं। आप जानते भी हैं, भारत सरकार के द्वारा ऐसी कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए विभिन्न कानून बना दिए गए हैं। बट अनफॉर्चुनेटली यदि हम देखें, ये कानून भी सामाजिक कानूनों के सामने धराशायी होते नज़र आते हैं। उसका कारण और सबसे बड़ा उदाहरण आप देख सकते हैं, आपकी राजस्थान में ही ये गर्मी के सीज़न में एक विशेष सावा होता है और उसको अक्षय तृतीया और अपनी यहाँ की भाषा में आखा तीज बोला जाता है। और कुछ समाज के विशिष्ट जातियों में खासकर ये जो कृषि कार्य से जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि उस समय फसल कटती, अच्छा पैसा होता है उनके पास, तो ये देखा उनकी कोशिश रहती है कि उस अबूझ सावे पर वो अपनी बच्चियों का विवाह कर दें। और छोटी उम्र में 18 साल जो हमारे निर्धारित आयु है कानून के अनुसार, बच्चियाँ 18 साल की भी नहीं होती हैं और उनका विवाह कर दिया जाता है। ये बात तो करते हैं हम, वर्तमान में भी कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं और फिर आप न्यूज़पेपर में पढ़ते भी होंगे कि वहाँ जा कर के एसडीएम ने विवाह रुकवाया क्योंकि नाबालिग का विवाह किया जा रहा था। आज समाज के अंदर कई लोग जागृत हैं और इन चीज़ों का ध्यान भी रखते हैं। लेकिन अंग्रेज़ों के आगमन के समय यदि हम स्थिति देखें तो वो स्थिति थी जब लड़का 14 वर्ष का और लड़की 11 वर्ष की होती थी, तभी उनको दाम्पत्य बंधन में बांध दिया जाता था और 12 वर्ष की आयु में लड़की माँ भी बन जाती थी। 12 वर्ष की आयु जो उसका मिडिल स्टैंडर्ड की एजुकेशन यदि हम देखें तो वो भी कंप्लीट नहीं हो पाती। तो क्योंकि उस समय एजुकेशन से कोई सरोकार नहीं था, 18 वर्ष की आयु में उसका
यंग स्टेज जो है, जिसे हम कहते हैं, उसका यौवन वो ढलने लगता था। और मात्र आप देखिए, जब वो 25 से 30 साल की आयु, हार्डली हम कहें 30-35 साल की आयु में वो लड़की वृद्धावस्था के रूप में नज़र आती थी, या वृद्धावस्था के लक्षण उसमें प्रतीत होते नज़र आते थे। और पुरुष 30 वर्ष की आयु में वृद्ध हो जाते थे। तो ये स्थिति जो है दोनों के साथ, महिलाओं के साथ ज़्यादा, क्योंकि प्रसव की पीड़ा जो है वो इतनी कम आयु में झेलना, फिर उस हिसाब से उसको पौष्टिक आहार न मिल पाना, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो जिस उम्र में लड़की पूरी तरह से अपनी यंग एज को प्राप्त करती है, इन बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं के कारण उस एज में वो वृद्ध नज़र आने लगती थी। अब बाल विवाह के ऐसा नहीं है कि ये जबरन था। आपने वैदिक काल पढ़ा है, वैदिक काल में भी ऐसे बाल विवाह के उदाहरण नहीं मिलते। यानी हमारा पुरातन सिस्टम यदि हम देखें तो पुरातन सिस्टम में हमें ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। बट धीरे धीरे समय परिवर्तित होता गया, सोशल सिस्टम में चेंजेस आने लगे, फिर हमारे यहाँ बाह्य आक्रांत आए, हमारे यहाँ मुस्लिम सत्ता स्थापित हुई, और उस वजह से भी हमारा जो टोटल सोशल सिस्टम था उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए। अब ये जो बाल विवाह था हिंदुओं में, उसके 3 कारण महत्वपूर्ण रूप से बताए जाते हैं। बाल विवाह के 3 कारण माने जाते हैं। इसमें आप पहला लिखेंगे, हिंदुओं की परंपरागत मान्यता थी कि लड़की के रजस्वला होने के बाद विवाह करना महापाप है। आप समझते ही हैं, रजस्वला यानी जो लड़की है उसको जब तक मासिक धर्म स्टार्ट नहीं होता है तभी तक आप उसका विवाह कर दें। यदि मासिक धर्म स्टार्ट होने के बाद आप उसका विवाह करते हैं तो हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार उसे महापाप की श्रेणी में रखा जाता है। दूसरा, युवा पुत्री को अधिक दिनों तक परिवार में सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। यानी आज जिन चीज़ों को हम देखते हैं, असुरक्षा की भावना जो लड़कियों और महिलाओं को लेकर के रखी जाती है, जिस तरह के संदेह हैं, उसी प्रकार से उस समय में भी शायद लड़कियों की सुरक्षा की भावनाओं को लेकर के इंसान ज़्यादा चिंतित थे, परिवारजन ज़्यादा चिंतित रहा करते थे, और संभवतः इसी कारण से उनका विवाह जल्दी कर दिया जाता था। तीसरा कारण आप लिखेंगे, युवा होने पर लड़कियों को बिना पति के अधिकार में रखना कठिन हो जाता था, इसलिए उनका विवाह जल्दी कर दिया जाता था। तो ये 3 कारण प्रमुख रूप से हैं जो हिंदू समाज में बाल विवाह के माने जाते हैं। इसके अलावा फिर आप देखिए, बाल विवाह का ये भी कारण था, आपने राजस्थान हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि हमारे जब आक्रांत आए थे तो लड़कियों को उनसे बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए जल्दी विवाह कर दिया जाता था, और कन्या वध की एक कुप्रथा हमारी वो इससे जुड़ी हुई है। जो ये आक्रांता आए उनसे लड़कियों को सुरक्षित रखने के कारण भी बाल विवाह किया जाता था। फिर अगला पॉइंट हम देखते हैं, स्त्रियों की दशा। जिस समय अंग्रेज भारत में आए उस समय स्त्रियों की दशा कैसी थी? तो चूँकि अभी हमने बाल विवाह पढ़ा है तो इससे ये बात स्पष्ट हो जाती कि स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी नहीं रही होगी। सिस्टम वही था, लड़कियों की शादी कर दी जाती थी, फिर उसके बाद वो ससुराल जाती थी, और ससुराल में अपने पति, सास, ससुर, जेठ जो भी परिवारजन होते थे उनका ध्यान रखना, उनके कार्यों को करना, और पुत्र के जन्म को शुरू से ही हमारे समाज में शुभ और पुत्री के जन्म को अशुभ माना जाता रहा है। ये आज भी हम चाहे कितना इस चीज़ को कह लें कि समाज मॉडर्न है, पढ़ा लिखा है, और आज लड़के और लड़की में कोई भेद नहीं समझा जाता।
लेकिन वास्तव में हम ये देखें तो पूरी तरह से ये भेदभाव समाज से हमारे आज भी नहीं गया है। जो विधवाएं होती थीं स्त्रियों की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं बाल विवाह, हमने देख लिया है बाल विवाह कुप्रथा के रूप में प्रचलित था। यदि विधवाओं की हम दशा देखें तो बहुत बुरी थी, और कई सारे उपन्यास, कई टीवी सीरियल्स बने हैं उन पर, कई मूवीज़ बनी हैं। तो विधवाओं की दशा बद से बदतर थी। उन्हें ज़मीन में सोना होता था, किसी शुभ समारोह में वो जा नहीं सकती थी, घर के बाहर किसी कोने में पीछे की साइड में उनको रहने की व्यवस्था की जाती थी। और उनको यदि हम देखें, कई सारे ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जब कि उनको भोजन भी पूरी तरह से नहीं मिलता था। ये हमारे समाज की बात है। यदि हम लेकिन इस समय में मुस्लिम समाज की स्थिति देखें, मुस्लिम समाज में विधवाओं की क्या स्थिति थी, क्योंकि इस समय तक समाज में मुसलमान भी रहते थे, ईसाई, पारसी, हमने पढ़ा ही था। तो विधवाओं को बिना किसी भेदभाव के पुनर्विवाह करने का अधिकार था, वो आज भी है, उनकी दशा अच्छी थी। लेकिन हिंदू समाज में पुनर्विवाह करना वर्जित था। और इसी से रिलेटेड आपने पढ़ा होगा, अगला हमारा पॉइंट भी है सती प्रथा। असल में हिंदुओं में, हिंदू समाज में विधवाओं की जो स्थिति थी वो उनका जीवन इतना दर्दनाक था, तो इसलिए वो उस जीवन को जीने से अच्छा था वो अपने पति के साथ सती होना पसंद करती थी। और वैधव्य के इसी कष्टपूर्ण जीवन ने एक नई कुप्रथा को जन्म दिया जिसे हम सती प्रथा के नाम से जानते हैं, जिसमें जब किसी स्त्री का पति मर जाता था तो वो पूरा साजो श्रृंगार करके अपने पति के साथ जीवित अग्नि में बैठ जाती थी, अपने पति के शव को लेकर के, और जीवित अपने पति के साथ अपने प्राण त्याग देती थी। तो समाज में सती प्रथा का प्रचलन था। पर्दा प्रथा देखिए, पूरा वैदिक काल आप उठा के देखें, उत्तर वैदिक काल में भी हमारे यहाँ जो पर्दा प्रथा है, पर्दा सिस्टम नहीं था। हमारे एक्चुअली जो पर्दा सिस्टम की शुरुआत हुई है संभवतः वो बाह्य आक्रांताओं के आने के बाद से हमारे समाज में पर्दा सिस्टम स्टार्ट हुआ। मुस्लिम महिलाएं जैसे बुर्का पहनती थी तो हिंदू महिलाएं भी घूंघट निकालने लगी, तो पर्दा प्रथा का इस तरह से आरंभ हो गया। फिर हमारे यहाँ मंदिरों में देवदासी प्रथा, और ये साउथ में स्पेशली आपको देखने को मिलेगा, हमारे यहाँ देवदासी प्रथा का प्रचलन था। इसमें क्या होता था, माता पिता देवताओं से प्रार्थना करते थे कि यदि उनकी प्रार्थना स्वीकृत हो गई तो वे अपनी कन्या से तो जो कन्या उत्पन्न होगी उसे वो देवता की भेंट कर देंगे। यानी स्वेच्छा से माता पिता अपनी संतान यानी कन्या को, अपनी उत्पन्न कन्या को, अपनी संतान को देवताओं के सेवा में समर्पित कर देते थे। और संयोग से उनकी जब ये इच्छा पूरी हो जाती थी तो वो अपनी उस कन्या को मंदिर वालों को सौंप देते थे, पुजारी को सौंप देते थे। वहाँ वो भजन, पूजा, गायन, नृत्य आदि करती थी। सुबह शाम पूजा अर्चना करना ये काम रहता, उसका काम होता था, और उसको काफ़ी अच्छे ढंग से रखा भी जाता था मंदिर प्रशासन के द्वारा। तो इस तरह से देवदासी प्रथा जो है वो भी समाज में प्रचलित थी। समाज में संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन था, लेकिन जब अंग्रेज आए तो धीरे धीरे संयुक्त परिवार प्रथा के साथ साथ जो एकल परिवार था, एकल परिवार सिस्टम जो था, जैसे न्यूक्लियर फैमिली हम कहते हैं, तो वो भी हमारे प्रचलित हो गई। क्योंकि कृषि से भरण पोषण जब पूरा नहीं हो पा रहा था तो अंग्रेज क्योंकि औद्योगिक विकास में विश्वास रखते थे, उन्होंने औद्योगिक विकास किया था अपने आर्थिक लाभ के लिए। बड़े बड़े कल कारखानों की स्थापना की गई। तो कृषि की तुलना में लोग उद्योगों में मजदूरी करना, अपना श्रम करना ज़्यादा पसंद करते थे। तो इस तरह से परिवारों का विखंडन हुआ और जो हमारे संयुक्त परिवार थे वो एकल परिवार के रूप में परिवर्तित हुए। तो इस तरह से पूरा सिस्टम जो था हमारा, उसमें काफ़ी
परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। और भारतीयों के नैतिक स्तर की यदि हम बात करें तो कई सारे इतिहासकार हैं भारतीयों के नैतिक स्तर की जिन्होंने चर्चा करी है, काफ़ी प्रशंसाएं भी की हैं, और उनमें भारतीय और पाश्चात्य इतिहासकार भी हैं। और हमारा यदि हम पूरा वैदिक समाज उठा करके देखें, हमारा जैन धर्म बौद्ध धर्म का पीरियड हम उठा के देखें, हमारा महाकाव्य युग यदि हम उठा करके देखें, तो आप देखते हैं कि नैतिक उत्थान के लिए व्यक्ति में नैतिक मूल्य और आदर्शों को विकसित करने के लिए प्रयास किए जाते थे। और नैतिक स्तर जो है वो मनुष्य का काफ़ी ऊंचा हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बदलती गईं, नैतिक पतन भी व्यक्ति का प्रारंभ हो गया। अपने स्वार्थ और लोभ लालच के लिए मनुष्य के द्वारा बहुत सारे गलत कृत्य करना प्रारंभ कर दिए गए, जो धीरे धीरे आज हम देख रहे हैं दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सामाजिक जो सामाजिक दशा का टॉपिक था वो आज हमारा ये कंप्लीट होता है। इसके अलावा सांस्कृतिक जीवन है, सिंपल सी जो हमारा शिक्षा कला आदि था। तो एक ये छोटा सा इसका टॉपिक और रह गया, उसको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू।